हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम देखेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नर्वस सिस्टम। ठीक है, यानी कि तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम क्या होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले बहुत सारे सिस्टम्स हो चुके हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम हो चुका है, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो चुका है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो चुका है, स्केलेटल सिस्टम हो चुका है और एक्सक्रीटरी सिस्टम हो चुका है। आज हम क्या देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, क्या, नर्वस सिस्टम। फर्स्टली हमें ये समझना होगा कि नर्वस सिस्टम है क्या, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या होता है, क्या है ये नर्वस सिस्टम। ठीक है, एनएस क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेट करता है, समन्वय करता है। पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है। लाइक आप एग्जांपल लो, जैसे कि अगर आप चल रहे हो, ठीक है, और बाई चांस रास्ते में कोई कांटा आ जाता है या कोई कांच गिरा होता है, तो उस पर हम अपना पैर रखने से पहले ही अपना पैर पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, हम चाय पीने चल रहे होते हैं, चाय हॉट होती है, बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो हम क्या करते हैं, चाय को भी पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम। मीन्स जो हमारा ये नर्वस सिस्टम है, बॉडी में जो तंत्रिकाएं हैं, ये अपना काम करते हैं। ये हमें क्या करती हैं, हमारी बॉडी में एक मैसेंजर का काम करती हैं। ठीक है, किसका काम करती है, मैसेंजर का काम करती हैं। तो आप क्या बोलोगे कि जो नर्वस सिस्टम है ये बना किसका होता है, तो आप बोलोगे ये न्यूरॉन्स का बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको पहला पॉइंट समझना है वो ये है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम न्यूरॉन, या आप इसको हिंदी में क्या लिख सकते हो, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स का बना हुआ नेटवर्क होता है। ठीक है, नेटवर्क होता है यानी कि जाल होता है। तो याद रखना आपको, नर्वस सिस्टम क्या होता है, न्यूरॉन्स का बना हुआ एक नेटवर्क होता है, यानी कि एक जाल होता है। ठीक है, जिसका काम क्या होता है जो मैसेज, ठीक है, जो मैसेज को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, या फिर क्या करता है, याद करना, समझना, सोचना, मैसेज याद रखना, याद करना, समझना, सोचना, या किसी भी इंफॉर्मेशन को बॉडी के अन्य भाग तक पहुंचाना, ये किसका काम होता है, ये काम होता है तंत्रिका तंत्र का। मीन्स ये क्या होता है, न्यूरॉन का बना हुआ एक नेटवर्क होता है, जो कि याद रखना, समझना, सोचना, मैसेज को यहाँ से वहां, यानी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना, ये काम होता है नर्वस सिस्टम का। ठीक है, और आपको इसमें क्या रखना है, सेकेंड पॉइंट याद रखना है आपको कि क्या लिखेंगे, ये पूरी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है। तो ये आपको 2 पॉइंट इसके बारे में याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, ये पूरी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बनाता है। दूसरा क्या करता है, ये न्यूरॉन्स का बना हुआ क्या होता है, जाल होता है, जो कि सोचना, समझना, याद रखना, या फिर किसी भी मैसेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का कार्य करता है तंत्रिका तंत्र। अब नेक्स्ट हमको क्या देखना है कि जो ये नर्वस सिस्टम है किसका बना होता है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र 3 चीजों से बना होता है। वो 3 चीज क्या क्या होते हैं, पहला याद रखना है ब्रेन, नेक्स्ट क्या है, स्पाइनल कार्ड, और इसके बाद क्या है, न्यूरॉन। और फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको देते हैं, न्यूरॉन्स को ही देते हैं। ठीक है, और न्यूरॉन का एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आपका आंसर जाएगा न्यूरॉन पर। ठीक है, और ब्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं, स्पाइनल कार्ड को बोलते हैं मेरुरज्जु। हमको जो यहाँ पर स्टडी करना है, किसके बारे में करना है, स्पाइनल कार्ड, ब्रेन और न्यूरॉन का, किसमें, नर्वस सिस्टम में। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि न्यूरॉन क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लो। तो न्यूरॉन के बारे में आपको 2 पॉइंट याद रखना है। क्या, पहला ये है कि यह मानव
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? न्यूरॉन है, यानी कि लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का। तो जब ये लार्जेस्ट सेल है तो कुछ इसका साइज भी होगा। तो जो आपके एग्जाम में आता है वो साइज है 90 सेंटीमीटर, यानी कि न्यूरॉन की लंबाई कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर होती है और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। और सबसे छोटे सेल की बात करता है तो सबसे छोटा सेल है, सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है स्पर्म। ठीक है, या फिर ओवम। मेल बॉडी में स्पर्म और फीमेल बॉडी में ओवम। ठीक है, अब ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। लेकिन न्यूरॉन के बारे में एक और आपको बात याद रखना है। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड ये याद रखना है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति इक्टोडर्म से हुई है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। किससे आता है? स्पाइनल कार्ड, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, और ब्रेन, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि जो नर्वस सिस्टम है वो 3 पार्ट से बना होता है, न्यूरॉन, स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन। ठीक है, अब हमको यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट देखना है वो ये है कि हमारी बॉडी में 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, जो कोई भी ह्यूमन बॉडी होती है 2 टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ रिएक्शन, 2 टाइप इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में मानव शरीर में 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, 2 तरह की प्रतिक्रियाएं होती है। कौन कौन सा? पहला है वॉलेंट्री रिएक्शन और दूसरा है आपका इनवॉलेंट्री रिएक्शन। ठीक है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री रिएक्शन। अब यहाँ पर बात होती है किसकी? वॉलेंट्री की। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ऐच्छिक क्रियाएं। ठीक है, ऐच्छिक क्रियाएं। और दूसरा क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं। वॉलेंट्री रिएक्शंस और नॉन वॉलेंट्री रिएक्शंस, या इनवॉलेंट्री आप कह सकते हो। ठीक है, इनवॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री आप दोनों ही कह सकते हो। तो जो वॉलेंट्री है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐच्छिक क्रियाएं, और दूसरा क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं। अब ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है पहले ये समझना जरूरी है। ऐच्छिक क्रियाओं का मतलब हो गया कि जो हम अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर माइंड, जो हम अपनी तरफ से कंट्रोल कर पा रहे हैं। और जहां पर माइंड की बात आती है कि हम अपने माइंड से कंट्रोल कर पा रहे हैं चीजों को, हम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जब चाह रहे हैं सो रहे हैं, जब चाह रहे हैं जग रहे हैं, जब मन कर रहा है लिख रहे हैं, जब मन कर रहा है पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? ऐच्छिक क्रियाओं के। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? कुछ उद्देश्य के लिए यूज किया जाता है। और इस पर किसका नियंत्रण होता है? ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ऐच्छिक क्रियाओं का केंद्र कौन होता है? तो याद रखना है सेरिब्रम होता है। ठीक है, सेरिब्रम जो हमारा मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क हमारा 3 पार्ट में बटा होता है। ठीक है, तो जो ये आगे वाला भाग होता है फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क होता है, उसी का भाग होता है सेरिब्रम। और पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग, यानी कि सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम ही होता है। और सबसे डेवलप्ड यानी कि विकसित भाग भी कौन होता है? सेरिब्रम होता है। अब यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो वॉलेंट्री रिएक्शंस हैं, इनका सेंटर कौन है? तो आप क्या समझोगे? सेरिब्रम, ये याद रखना है। इसी तरीके से इनवॉलेंट्री रिएक्शंस में आपको याद रखना है कि जो इसका सेंटर है, इसका सेंटर क्या है? हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब आप कहोगे कि हाइपोथैलेमस क्या है? तो ये भी अग्र मस्तिष्क का ही भाग होता है। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो जो ये हाइपोथैलेमस होता है उसका सेंटर ये इनवॉलेंट्री या नॉन वॉलेंट्री रिएक्शंस का सेंटर माना जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो पॉइंट लिखोगे वो क्या लिखोगे? पॉइंट लिखिए यहाँ पर, एग्जाम्पल लिख लो। उद्देश्य तो समझ आ गया कि कुछ उद्देश्य को करने के लिए किया जाता है। उदाहरण या एग्जाम्पल आप लिख लो, जैसे पढ़ना, लिखना, चलना। ठीक है, तो ये सब कैसी क्रियाएं हो गई? आपकी ऐच्छिक क्रियाएं हो गई। ठीक है, और इनका केंद्र यानी कि नियंत्रण केंद्र। ठीक है, केंद्र का मतलब जहां से इन चीजों का नियंत्रण हो रहा है, पढ़ना, लिखना, चलना, जहां पर हमारा माइंड कह रहा है कि हाँ अब हमें ये काम करना चाहिए, तो वो जो सेंटर है, वो जो कंट्रोल सेंटर है वो क्या है? सेरिब्रम है। ठीक है, सेम अब आप इसके लिए लिख लीजिए। इनवॉलेंट्री रिएक्शंस में क्या है? जो कंट्रोल सेंटर है यानी कि नियंत्रण केंद्र है, वो क्या है? हाइपोथैलेमस है।
यानी कि जो भी क्रियाएं हो रही हैं, अनैच्छिक क्रियाएं हो रही हैं, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने खाना खा लिया और खाना आपकी बॉडी में, आपके स्टमक में गया, तो क्या अब आप अपने स्टमक को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो कि अभी थोड़ी देर बाद डाइजेशन करो, या फिर डाइजेशन स्टार्ट करके तुरंत 1 घंटे में, 5 मिनट में, 10 मिनट में डाइजेशन कंप्लीट कर दो? तो हमारा स्टमक ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। या फिर हम अपने हार्ट बीट को बोले कि अभी मत धड़को और थोड़ी देर बाद धड़कना, या कंटिन्यू धड़क लो, बाद में शांत रहना, तो ये भी हम नहीं कह सकते, ना ही वो सुनेगा, ठीक है। इसी तरीके से सांस लेना, रिस्पायरेशन। अब आप यहाँ बोलोगे कि हम क्या करते हैं, कुछ योगा के थ्रू हम अपनी सांस को कंट्रोल कर पाते हैं, तो वो क्या हो गया, वो हम प्रेशराइज यानी कि बाहर से कुछ योग करके उसे कर रहे हैं, बट नेचुरली वो नहीं है। नेचुरल हम अपने सांस को नहीं रोक सकते हैं, ज्यादा देर के लिए ब्रीथिंग को नहीं रोक सकते हैं, तो ये भी क्या है, रिस्पायरेशन भी क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, ऐसी क्रियाएं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। इनका कंट्रोल कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस से होता है। इसका भी एग्जांपल आप नोट कर लीजिए अनैच्छिक क्रियाओं का। पहला है डाइजेशन यानी कि पाचन, नेक्स्ट है रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, श्वसन, और हार्ट बीट यानी कि दिल का धड़कना। ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, इनवॉलेंट्री के, अनैच्छिक क्रियाओं के एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो आपको 2 टाइप के एक्शन समझ आ गए होंगे जो बॉडी के अंदर होते हैं, जो हमारी नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री, ठीक है। दोनों के एग्जाम्पल और दोनों के सेंटर आपको समझ के रखना है। नेक्स्ट हमें इसमें क्या देखना है, टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के प्रकार, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र कितने पार्ट में डिवाइड होता है, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, सबसे पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकेंड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट होता है, लास्ट होता है ये आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल मतलब जो सेंटर में हो, बॉडी के सेंटर में। तो हमारी बॉडी के सेंटर में क्या होता है, स्पाइनल कार्ड होता है, ठीक है। मीन्स मान लो ये ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी में आपको क्या देखने को मिलता है, ये जो बीच वाला पार्ट है, केंद्र जो है वो क्या है, स्पाइनल कार्ड होता है, ठीक है। और आप यहाँ पर देखो तो ब्रेन, ठीक है, फिर उसके बाद ये ब्रेन। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ह्यूमन बॉडी के सेंटर में होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ पर पाया जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में होता है। और ये क्या करता है, स्पाइनल कार्ड और ब्रेन को कंट्रोल करने के साथ साथ ही क्या करता है, खुद को भी कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आपका क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला पार्ट है ब्रेन, मस्तिष्क, और दूसरा क्या है, स्पाइनल कार्ड, जिसको हम बोलते हैं मेरुरज्ज, मेरुरज्ज, ठीक है। और ब्रेन क्या होता है, मस्तिष्क होता है। अब ये मस्तिष्क भी आगे 3 पार्ट में डिवाइड होगा कि कुछ होता है फोर ब्रेन होता है यानी कि अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन होगा जो कि आंख और कान को कंट्रोल करेगा, और लास्ट में हमारा होता है हिंज ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं पश्च मस्तिष्क, जो कि छोटा दिमाग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से आपको समझ लेना है। अब यहाँ पर बात आती है सेकेंड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि सेंटर में पाया जाता है बॉडी के, ठीक है, बॉडी के सेंटर में या बॉडी के केंद्र में पाया जाता है। कौन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। 2 तरीके का होता है, ब्रेन और मेरुरज्ज। अब यहाँ पर बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल को हिंदी में बोलते हैं पराधीन, पराधीन तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और सेंट्रल को बोलते हैं केंद्रीय, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। नाम से ही क्लियर है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दैट मीन्स केंद्र में पाया जाता है। पराधीन तंत्रिका तंत्र मतलब जो पर मीन्स दूसरे, ठीक है। तो जो दूसरे से कनेक्ट होता है वो क्या होता है, पेरिफेरल कहलाता है। यहाँ पर बात हो रही है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो इसका मतलब ये हुआ ऐसी नर्वस सिस्टम जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अटैच होती है, ठीक है। मीन्स अगर आप यहाँ पर लिखना चाहो तो ये क्या होती हैं, ये CNS से अटैच होती हैं या जुड़ी होती हैं, ठीक है।
ये आपको समझ आ गया होगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे जुड़ी होती है? सीएनएस से। और सीएनएस क्या है? हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। इसका मतलब अब यहाँ पर जो ये स्पाइनल कार्ड है, इससे बहुत सारी नर्व निकली होंगी, तो उन नर्व को क्या बोला जाता है? स्पाइनल नर्व। ठीक है। और बहुत सारी ऐसी नर्व होंगी जो कि कहाँ से निकली होंगी? ब्रेन से निकली होंगी, तो इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें क्या बोला जाता है? क्रेनियल नर्व। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्पाइनल नर्व जो होता है उनके कितने जोड़े होते हैं या कितनी संख्याएं होती हैं, और क्रेनियल नर्व की कितनी संख्याएं होती हैं। स्पाइनल नर्व का याद रखना 31 पेयर यानी कि 31 जोड़ा पाया जाता है, और क्रेनियल नर्व में कुल 12 जोड़ी यानी कि 12 पेयर पाए जाते हैं। तो आपने क्या देखा? क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व कहाँ से निकला है? स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली तंत्रिका को स्पाइनल नर्व, और ब्रेन से मस्तिष्क से अटैच्ड तंत्रिका को क्रेनियल नर्व कहा जाता है। क्रेनियल नर्व की संख्या 12 जोड़ी होती हैं, यानी कि आप कह सकते हो 12 टू 24। टोटल संख्याएं अगर पूछेगा तो आप बोलोगे 24, और अगर जोड़े में पूछेगा तो 12 पेयर। ठीक है। इसी तरीके से आप बोलोगे स्पाइनल से अटैच नर्व को स्पाइनल नर्व कहते हैं, और इनकी संख्याएं होती हैं टोटल 62, और अगर पेयर में पूछा जाएगा तो 31 पेयर होती हैं। ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। अब बात आती है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस को हिंदी में बोलते हैं स्वायत्तीय। ठीक है। या फिर आप कह सकते हो जिसका खुद पर कंट्रोल हो। ठीक है। ऑटोनोमस। तो ये दो तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है सिंपैथेटिक। ठीक है। और दूसरा होता है पैरा सिंपैथेटिक। ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुकंपी, और इसको बोलते हैं परा अनुकंपी। ठीक है। अब क्या देखना है आपको यहाँ पर? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इसमें सिर्फ बेसिक डिफरेंस समझना है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? शांत करने वाला सिग्नल भेजता है, और सिंपैथेटिक क्या करता है? एक्साइट करने वाला सिग्नल भेजता है। इनमें कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम देख लेंगे। ठीक है। अब हमें जो पढ़ना है यहाँ पर किसके बारे में पढ़ना है? अभी जो स्टडी करेंगे हम टोटल ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं नर्वस सिस्टम के कुल 3 पार्ट हो गए, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। ठीक है। सीएनएस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले ब्रेन पढ़ेंगे। ठीक है। ब्रेन कितना होता है एक मानव शरीर में? ब्रेन अगर पूछा जाए कि ब्रेन का भार, मस्तिष्क का भार कितना होता है? ठीक है। मस्तिष्क का भार, तो आप क्या बोलोगे? 1400 ग्राम। ठीक है। और कहीं कहीं पर 1390 भी ऑप्शन में आपको आंसर मिल जाता है, तो आप उस पर भी टिक कर सकते हो। ठीक है। या फिर आपको 1.39 केजी के रूप में लिखा मिलेगा, तो भी आप इस पर टिक कर सकते हो। ठीक है। तो आप कह सकते हो मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम होता है। अब यहाँ पर जो ब्रेन है, किसी भी मानव का ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है ये पूरा का पूरा 100% वर्क नहीं करता है। कितना करता है? केवल 4% कार्य करता है। 4% ही ये वर्क करता है, यूज होता है। पूछा जाता है शरीर का या मानव शरीर का सबसे फैटेस्ट ऑर्गन कौन सा है? ठीक है। सबसे मोटा या सबसे फैटेस्ट अंग क्या है? तो यहाँ पर याद रखना फैटेस्ट ऑर्गन अगर आपसे पूछता है, यानी कि सबसे ज्यादा फैटी कौन सा होता है, तो आप बोलोगे मस्तिष्क यानी ब्रेन जो होता है सबसे ज्यादा फैटी ऑर्गन होता है, क्योंकि इसमें 60% क्या होता है? वसा होता है। ठीक है। जो ब्रेन है इसमें 60% क्या होता है? वसा होता है, इसलिए इसको सबसे ज्यादा फैटेस्ट ऑर्गन बोला जाता है मस्तिष्क को। ठीक है। तो ये भी याद रखना है। फर्स्ट आपको याद रखना है कि मस्तिष्क का भार कितना होता है। सेकंड आपको याद रखना है कि फैटेस्ट ऑर्गन मस्तिष्क कहलाता है। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि जो रीजनरेशन पावर होती है, रीजनरेशन पावर का मतलब होती है पुनर्योजन क्षमता। ठीक है। रीजनरेशन या रीजनरेटिव पावर, इसको बोला जाता है पुनर्नियोजित शक्ति। ठीक है। होता क्या है? रीजनरेटिव पावर का मतलब क्या होता है
जैसे आपने कुछ टाइम पहले थोड़ी सी चीजें आपने लर्न कर ली उसको, और आपने 2 डेज 3 डेज या 1 मंथ आपने उसको देखा नहीं, धीरे धीरे क्या होता है आपका ब्रेन उन चीजों को भूल जाता है और फिर से आपको क्या करता है, पढ़ना पड़ता है। तो वही चीजें होगी कि रिवीजन ब्रेन मांगता है, क्योंकि इसकी जो रिजनरेटिव पावर है बहुत कम होती है, तो इसकी वजह से ये क्या करता है, रिवीजन मांगता रहता है। तो पुनर्नियोजित क्षमता या फिर रिजनरेटिव पावर ब्रेन का क्या होता है, सबसे कम होता है, ब्रेन का सबसे कम होता है। जब ब्रेन का सबसे कम हो रहा है रिजनरेटिव पावर, तो आपको इसके अपोज में भी याद रखना है कि फिर सबसे ज्यादा रिजनरेटिव पावर होता किसका है, तो मैक्सिमम किसका होता है, लीवर का होता है। यकृत का रिजनरेटिव पावर मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ब्रेन में ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो आपने देखा। अगर आपसे क्वेश्चन यहीं पर पूछ लिया जाता है स्टडी ऑफ ब्रेन क्या होता है, ठीक है, स्टडी ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो जब भी ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कहाँ जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ ब्रेन क्या होगा, न्यूरोलॉजी। क्यों होगा न्यूरोलॉजी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किसका बना होता है, न्यूरॉन्स का बना होता है। तो ब्रेन भी हमारा क्या है, न्यूरॉन का एक कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए ब्रेन के अध्ययन को क्या बोला जा रहा है, न्यूरोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, ब्रेन का अध्ययन न्यूरोलॉजी। और ब्रेन से संबंधित कोई बीमारी अगर होती है और हम जाते हैं कहीं हॉस्पिटल डॉक्टर के पास, तो किस डिपार्टमेंट में जाते हैं, न्यूरोलॉजी। ठीक है, और किसके पास जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। न्यूरोलॉजी एक डिपार्टमेंट है जहां पर ब्रेन की स्टडी की जाती है। न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है, वो डॉक्टर है या फिर वो इंसान है जो कि ब्रेन के बारे में ट्रीटमेंट करता है। ये चीजें हो गई ब्रेन से रिलेटेड। अब यहाँ पर आपको याद रखना, अगर हमारे ब्रेन को, मैंने क्या बोला, ब्रेन है, इसको क्या मिलता है, कॉन्टिन्यूअस ब्लड की सप्लाई मिलती रहती है। ठीक है, ब्लड सप्लाई मिलता रहता है। और अगर 5 to 6 मिनट ब्लड सप्लाई नहीं मिला ब्रेन को, तो ब्रेन वर्क करना बंद कर देता है, यानी कि ब्रेन क्या होता है, टोटली डेड हो जाता है। तो ब्रेन हमारा 5 to 6 मिनट ब्लड सप्लाई ना होने पर काम करना बंद कर देता है। तो ये चीजें अभी आपको समझ आ गई होंगी। क्या बोला मैंने कि जो ब्रेन होता है हमारा, जब उस पर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, तो पहली चीज तो आपको याद रखना है कि वो 8 सेकेंड तक, 3 से 8 सेकेंड तक क्या करता है, कॉन्सियसनेस खोना शुरू कर देता है, यानी कि जो उसकी चेतन शक्ति है वो खोना शुरू कर देता है 3 से 8 सेकेंड में। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसको 5 to 6 मिनट हो गया तो क्या करता है, वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि ये जो ब्लड सप्लाई हो रही है इसी के साथ क्या जा रहा है, ऑक्सीजन भी जा रहा है। तो जो ब्रेन है उसको ऑक्सीजन भी मिलना और ब्लड सप्लाई भी मिलना बहुत जरूरी है। और अगर ये नहीं मिलता है तो 8 सेकेंड तक वो कॉन्सियसनेस खोना शुरू कर देता है, अपना चेतन शक्ति खोना शुरू कर देता है, और 5 से 6 मिनट में वो क्या करता है, काम करना बंद कर देता है, यानी कि टोटली डेड हो जाता है। ये हो गई ब्रेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नेक्स्ट हमको यहाँ पर जो देखना वो ये है, पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, पार्ट ऑफ ब्रेन के बारे में बात हो रही है कि ब्रेन को कितने भाग में बांटा जाता है। तो जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, मानव का मस्तिष्क है, वो 3 भाग में बटा होता है। कौन कौन सा है, पहला है फोर ब्रेन, नेक्स्ट है मिड ब्रेन, और लास्ट है हिंज ब्रेन। हिंदी में इसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क, इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, और इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंज ब्रेन। इसको आप दूसरे नाम से भी कह सकते हो, ऐसा वो ये है प्रोजेंसिफिलॉन, ये होता है आपका मेजेंसिफिलॉन, और ये होता है रोम्बिफिलॉन। ठीक है, तो याद रखना है, प्रोजेंसिफिलॉन लिखा होगा, इसका मतलब वो किसकी बात हो रही है, ब्रेन की बात, फोर ब्रेन की बात हो रही है। मेजेंसिफिलॉन लिखा है, दैट मीन्स मिड ब्रेन की बात हो रही है। रोम्बिफिलॉन लिखा है तो इसका मतलब हिंज ब्रेन या पश्च मस्तिष्क की बात हो रही है। अब हमने क्या कहा आपसे कि ब्रेन का पार्ट जो सेरिब्रम होता है वो ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल माना जाता है, कंट्रोल केंद्र माना जाता है। तो इसका मतलब जो हमारा फोर ब्रेन है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। कौन कौन सा, पहला पार्ट होगा इसका सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम।
अब देखो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश की कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि जो हिंदी है वही इसका इंग्लिश में भी सेरिब्रम, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो हो जाएगा डाईएनसीफिलॉन, डाईएनसीफिलॉन, ठीक है, डाईएनसीफिलॉन। पहला हो गया सेरिब्रम, दूसरा हो गया डाईएनसीफिलॉन। और डाईएनसीफिलॉन फिर से अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है थैलमस और दूसरा होता है हाइपोथैलमस, ठीक है, समझ आ गया होगा। तो 4 ब्रेन टोटली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। नेक्स्ट आता है मेसेंसिफिलॉन या मिड ब्रेन की बात करते हैं तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला होता है सेरिब्रल, सेरिब्रल, ठीक है, और दूसरा होता है क्या, कार्पोरा कॉर्डिजेमिना, कॉर्डिजेमिना, ठीक है। तो सेरिब्रल हो गया और कार्पोरा कॉर्डिजेमिना हो गया, किसका पार्ट हो गया, मेसेंसिफिलॉन का, यानी कि मध्य मस्तिष्क का पार्ट हो गया। लास्ट आता है पश्च मस्तिष्क या हिंज ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं पीछे वाला दिमाग, ठीक है। तो इसके कितने पार्ट होते हैं, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, लिख लो आप यहाँ पर। पहला पार्ट होगा इसका सेरिबेलम, सेरिबेलम, बेलम और मॉड्यूला, मॉड्यूला ऑब्लंगेटा, ठीक है, सेरिबेलम और मॉड्यूला ऑब्लंगेटा। जो सेरिबेलम होता है पीछे पाया जाता है, ठीक है, और इसे ही क्या बोलते हैं, छोटा दिमाग भी बोला जाता है, ठीक है। छोटा दिमाग कहाँ होता है, ये पीछे वाला पार्ट है सेरिबेलम और मॉड्यूला ऑब्लंगेटा, ठीक है। मॉड्यूला ऑब्लंगेटा से क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है आपका, सेरिब्रम से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, थैलमस और हाइपोथैलमस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मतलब कुल मिला के ब्रेन आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका 1 नंबर दिलाता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई किसके बारे में, ब्रेन के बारे में। अब टोटली इनको हमको क्या करना है, एक एक डिटेल पढ़ना है कि जो 4 ब्रेन है, अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम का क्या काम है, हाइपोथैलमस थैलमस का क्या काम है, ठीक है। फिर इनका डिटेल देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या स्टडी करेंगे, सेरिब्रम के बारे में स्टडी करेंगे, या फिर डायरेक्टली हम किसके बारे में, 4 ब्रेन की बात कर लेते हैं कि 4 ब्रेन के बारे में हम स्टडी करेंगे। 4 ब्रेन क्या होता है, सबसे आगे पाया जाता है, सोचने समझने का कार्य करता है, ठीक है। तो 4 ब्रेन का सबसे पहला पार्ट क्या है, सेरिब्रम है, सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम क्या होता है, टोटल मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग सेरिब्रम होता है और सबसे विकसित भाग माना जाता है, विकसित भाग माना जाता है, ठीक है। डेवलप्ड पार्ट होता है ये सेरिब्रम। और जो सेरिब्रम होता है, ठीक है, ये 2 यानी कि हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होते हैं, ऐसा हो गया ये, ठीक है। क्या बोला मैंने, ये हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होते हैं। जो सेरिब्रम है ये हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोलार्ध, अर्ध या आप लिख सकते हो सीधे गोलार्ध, गोलार्ध में बटे होते हैं। गोलार्ध मीन्स गोले के आधे भाग में बटे होते हैं। और इसी में क्या होता है, 3 गहरी दरारें पाई जाती हैं, ठीक है। 3 गहरी दरारें कौन कौन सी हो गई, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, टोटल जो ब्रेन है, मानव मस्तिष्क है, ये 4 पार्ट में दिख रहा है, यानी कि जो सेरिब्रम है ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 पार्ट हो गए और इनके नाम भी है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, 3 गहरी दरारें हैं, ये क्या कर रही हैं, ब्रेन को 4 भाग में क्या कर रही हैं, विभक्त कर दे रही है, 4 भाग में विभक्त यानी कि डिवाइड कर दे रही हैं, ठीक है। ये समझ आ गया होगा आपको। अब इसके बारे में ये याद रखना है, इन्हें ही क्या बोला जाता है, लोब बोला जाता है, ठीक है। तो ब्रेन में कुल 4 लोब या 4 पिंड पाए जाते हैं, ठीक है, लोब या पिंड पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब ये 4 लोब हैं कौन कौन से, वो भी देख लो, ठीक है। तो पहला नाम याद रखो आप, पहला याद रखो टेम्पोरल लोब, ठीक है। नेक्स्ट है ऑसिपिटल लोब, थर्ड है पेरिएटल लोब और लास्ट है फ्रंटल लोब, ठीक है, फ्रंटल लोब। इस तरीके से ब्रेन जो हमारा सेरिब्रम है क्या हो रहा है, ये अर्धगोलार्ध है, गोलार्ध है, डेवलप्ड पार्ट है, पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग है। 3 गहरी दरारें पाई जाती हैं जो कि इसको 4 पिंड में, 4 लोब में विभाजित कर देती हैं।
और ये 4 लोब कौन कौन से हैं? टेम्पोरल, ऑसिपिटल, पेरिएटल और फ्रंटल लोब। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ो सबसे पहले फ्रंटल लोब के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रंटल लोब क्या है, देन पेरिएटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल लोब है क्या, या इनके काम क्या है, कहाँ पर ये काम करते हैं। अब यहाँ पर भी इनकी पोजीशन समझ लो कौन कौन से। सबसे पहले फ्रंटल लोब होता है। ठीक है, सबसे पहले फ्रंटल लोब होता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो क्या होगा, पेरिएटल लोब होगा, फिर क्या होगा, टेम्पोरल होगा, और फिर क्या होता है, ऑसिपिटल लोब होता है। ठीक है, तो ये भी चीज आपको समझना है कि कहाँ पर इनकी पोजीशन है, फ्रंटल, पेरिएटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। अब यहाँ पर इनके कार्य भी हैं। सबसे पहला ऑसिपिटल की अगर हम बात करते हैं तो ऑसिपिटल क्या करता है, ये देखने संबंधी नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी कि विजन से रिलेटेड चीजों को नियंत्रित करता है, देखने संबंधी चीजों को नियंत्रित करता है ऑसिपिटल। ऑसी, ठीक है, तरीका याद रख लो, ऑसी, सी मीन्स देखना, तो देखने संबंधी जो भी कंट्रोल होगा वो कौन करता है, ऑसिपिटल लोब करता है। ठीक है, देखने संबंधी सारी चीजें। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर किसकी, टेम्पोरल लोब की। तो ये भी एक तरीके से आज टेम्पोरल यानी कि क्या बोलते हैं, टेम्परेरी सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो टेम्पोरल लोब जो होता है ये क्या करता है, ये सुनने में, ठीक है, सुनने संबंधी यानी कि हियरिंग, जो भी हमारी ऑडियो प्रॉब्लम होती है, जो ऑडियो होती है उसमें वर्क करता है। सुनने संबंधी में काम कौन करता है, टेम्पोरल लोब अपना वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद आता है पेरिएटल लोब। ठीक है, पेरिएटल, पेरिएटल से पैर या, ठीक है, लोब से समझ लो, तो पेरिएटल से समझ लो स्किन, स्किन संबंधी, जैसे कि ठंडा है, ठीक है, गर्म है, दर्द हो रहा है, तो इन सब चीजों का एहसास कौन दिलाता है, पेरिएटल लोब, यानी कि ठंडा, गर्म, दर्द आदि का एहसास, आदि का एहसास कराता है कौन, पेरिएटल लोब। होता क्या है, आप इसको एक तरीके से कह सकते हो स्किन रिलेटेड, ठीक है, त्वचा संबंधी चीजों को ये बताता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहला जो है फ्रंटल लोब की बात करते हैं, तो ये क्या करता है, वॉलेंट्री एक्शंस, यानी कि जो भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है फ्रंटल लोब। ठीक है, तो आपको चारों के बारे में पता चल गया होगा। फ्रंटल लोब वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करवाता है, पेरिएटल लोब स्किन संबंधी चीजों को कंट्रोल कराता है, और टेम्पोरल लोब सुनने संबंधी चीजों को कंट्रोल करता है, ऑसिपिटल लोब देखने संबंधी चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आपको ये चारों लोब के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी हमको देखना क्या है, अब सेरिब्रम का कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है आपका फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। ठीक है, अब हमें क्या देखना है यहाँ पर, नेक्स्ट है सेरिब्रम के कार्य। ठीक है, सेरिब्रम के कार्य। अब सेरिब्रम के कार्य की अगर हम बात करते हैं तो मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको इसमें क्या बताया कि पूरे मस्तिष्क का ये 2/3 भाग होता है, या फिर आप कह सकते हो पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है कौन, सेरिब्रम होता है। सेकेंड आपको याद रखना है यहाँ पर सबसे विकसित भाग होता है। ठीक है, यानी कि सबसे विकसित भाग होता है। 3 भाग होते हैं ब्रेन के, ब्रेन में सबसे विकसित भाग होता है सेरिब्रम का। ठीक है, थर्ड याद रखना है आपको कि इसका कार्य क्या है, यह सोचने समझने की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, बोलना, सूंघना आदि एक्टिविटी का नियंत्रण करता है। ठीक है, नियंत्रण करता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो नर्वस सिस्टम का कार्य होता है एक तरीके से सोचना, समझना, याद रखना, मैसेज को ट्रांसफर करना, तो इन सब चीजों का कंट्रोल मैक्सिमम किसके द्वारा हो रहा है, सेरिब्रम के द्वारा हो रहा है। इसीलिए इसको सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डेवलप्ड पार्ट बोला जाता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा सेरिब्रम के बारे में। अब हमने क्या बोला था, जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है 3 भाग में बटा होता है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो अब आपको थैलेमस और हाइपोथैलेमस के भी बारे में समझना है। लिख लो थैलेमस, सेकंड लिख लो हाइपोथैलेमस। ये क्या है, अग्र मस्तिष्क के भाग है। ठीक है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। थैलेमस की अगर हम बात करते हैं तो इसे क्या बोला जाता है, गार्ड पार्ट भी बोला जाता है। गार्ड मीन्स रखवाली करना, यानी कि गार्ड पार्ट भी बोला जाता है। सेकेंड पॉइंट आपको, यह क्या करता है, यह ब्रेन के लिए
यह ब्रेन के लिए रिले सेंटर का कार्य करता है। रिले सेंटर का कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, न्यूरॉन से आने वाली सूचनाएं या इंफॉर्मेशन से थैलेमस के पास आती हैं। ठीक है, थैलेमस के पास आती हैं। ठीक है। और यह कॉन्टिन्यूअसली 55 मिनट तक वर्क कर सकता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली 55 मिनट तक कार्य कर सकता है कौन? थैलेमस। ठीक है, तो समझ आ गया होगा, गार्ड पार्ट की तरह वर्क करता है या ब्रेन के लिए एक रिले सेंटर का कार्य करता है। न्यूरॉन से आने वाली सूचनाएं सबसे पहले थैलेमस के पास ही आती हैं। ठीक है। अब इसी में याद रखना है कि जैसे आपको बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? ठंडा, गर्म, दर्द आदि का एहसास। ठीक है, ठंडा हो, कोई भी चीज आपको ठंडी लग रही है, आपकी बॉडी में कपकपी हो रही है, आपको ठंडा लग रहा है, ठीक है, या आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, ठीक है, और टेम्परेचर गर्म है, तो गर्म, ठंडा, गर्म, दर्द, ये सब चीजें जो आपकी बॉडी में हो रही हैं, उनका एहसास भी आपको कौन कराता है? थैलेमस ही करवाता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई किसके? थैलेमस के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं किसके? हाइपोथैलेमस के बारे में। तो ये क्या करता है? भूख प्यास, मेनली आपको ये याद रखना है, भूख प्यास और ताप। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताप को कौन नियंत्रित करता है, भूख और प्यास को कौन नियंत्रित करता है, कहाँ से पता चलता है? तो हाइपोथैलेमस, जो हमारा हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का पार्ट है, वहां से भूख, प्यास, ताप का एहसास होता है या पता चलता है इसके बारे में। ठीक है ना, है अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, नियंत्रित करता है। तो हाइपोथैलेमस के बारे में आपको क्या क्या समझना है? भूख, प्यास, ताप का एहसास दिलाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है। तो एक तरीके से दोनों ही चीजें आप देखो तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, यानी कि पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, फोर ब्रेन में पाया जाता है। तो याद रखना, पीयूष ग्रंथि का ये पार्ट है, यानी कि पीयूष ग्रंथि यहीं पर, या पीनियल ग्रंथि, ठीक है, जिसे हम पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो होती है ये बायोलॉजिकल अलार्म का काम करती है। ठीक है, या फिर इसको तीसरी आंख के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी आंख के नाम से जाना जाता है किसको? पीनियल ग्रंथि को जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका काम क्या होता है कि जैसे आपने रात में अपना माइंड सेट किया कि हमें सुबह 5 बजे उठना है, तो ये आपको एक बार 5 बजे स्टिक करेगा कि आपको 5 बजे जगा देगा, भले ही आप फिर से सो जाओ। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? तीसरी आंख या तीसरी नेत्र किसी भी मानव शरीर का। तो पीनियल ग्लैंड हो गया, पीयूष ग्रंथि हो गई। ठीक है, तो ये दोनों चीजें कहाँ आते हैं? इसी में ही आते हैं। तो ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। फोर ब्रेन के बारे में सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमको जो यहाँ पर देखना है वो ये है, सेकंड है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में दो आता है, कार्पोरा कॉर्डिजैमिना, नेक्स्ट है हमारा सेकंड मिड ब्रेन। और मध्य मस्तिष्क, मैंने क्या बोला था आपको कि दो भाग होते हैं इसके। कौन कौन से? एक होता है आपका सेरिबेरल, ठीक है, और नेक्स्ट क्या होता है आपका? कार्पोरा कॉर्डिजैमिना। जो कार्पोरा कॉर्डिजैमिना होता है, कार्पोरा कॉर्डिजैमिना का कार्य समझ लो, ये जो भी आपकी बॉडी में देखने यानी कि विजन से रिलेटेड चीजें हैं या सुनने संबंधी जो भी चीजों का कंट्रोल हो रहा है, उसमें कौन अपना कार्य कर रहा है? कार्पोरा कॉर्डिजैमिना अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, देखने सुनने संबंधी चीजों को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात हम किसकी करेंगे? सेरिब्रल की करेंगे। सेरिब्रल पेंडिकल होता है, सेरिब्रल पेंडिकल इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो ये क्या होता है? न्यूरॉन का बंडल होता है। न्यूरॉन का बंडल होता है।
ठीक है, जो क्या करता है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को स्पाइनल कार्ड से जोड़ता है, मेरुरज्जु से जोड़ता है। तो इतना ही आपको यहाँ याद रखना है दोनों के बारे में, सेरिब्रल पेनिकल और कार्पोरा कॉर्डिजेमिना मिड ब्रेन के पार्ट होते हैं। जो कार्पोरा कॉर्डिजेमिना होता है देखने और सुनने संबंधी चीजों को कंट्रोल करता है। और अगर हम सेरिब्रल पेंडिकल की बात करते हैं, पेंडिकल है ये, ठीक है, तो ये क्या करता है, न्यूरॉन का गुच्छा होता है, न्यूरॉन का बंडल होता है जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स को स्पाइनल कार्ड से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, लास्ट है हिंज ब्रेन। ठीक है, हिंज ब्रेन। और हिंज ब्रेन को मैंने क्या बोला है, पश्च मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। और ये टोटली दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका सेरिबेलम, सेरिबेलम, और दूसरा क्या होता है, सेकेंड है मॉड्यूला ऑब्लंगेटा। ठीक है, तो ये दो पार्ट हो गए, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा किसके पार्ट हो गए, ये पश्च मस्तिष्क के पार्ट हो गए। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इनके कार्य क्या है। ठीक है, तो आपने क्या सुना है, कभी आपने ये सुना होगा कि जो हमारा ईयर है, ठीक है, वो मस्तिष्क के साथ मिलकर पूरे बॉडी को नियंत्रित करता है, यानी कि बैलेंस रखता है। ठीक है, तो जो हम एक खड़े हो पाते हैं तो उसमें किसका रोल होता है, ईयर का भी रोल हो पाता है, यानी कि हम सही तरीके से अपना कंट्रोल स्थापित कर पाते हैं किसमें, खड़े होने में। ठीक है, तो ठीक है, डिफरेंस ये समझ लो कि सेरिबेलम क्या होता है, यह वॉलेंट्री यानी कि ऐच्छिक, वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, नियंत्रित करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, यह ईयर के साथ यानी कि कान के साथ मिलकर शरीर का समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, स्थापित करता है। तो आपको समझ आ गया होगा सेरिबेलम का कार्य, या वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है यानी ऐच्छिक मांसपेशियों को कंट्रोल करता है, और कान के साथ मिलकर शरीर का समन्वय यानी कि बैलेंस स्थापित करता है, मेंटेन करता है। अब बात आती है मेडुला ऑब्लंगेटा की। तो समझ होता है सबसे पीछे का भाग होता है, सबसे पीछे का भाग होता है, और करता क्या है ये, नॉन वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है, कंट्रोल करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो ब्लड प्रेशर है या हार्ट बीट है उसका कंट्रोल कहाँ से होता है, तो मॉड्यूला ऑब्लंगेटा ऑप्शन में होगा, तो टिक करना है आपको। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना है आपको, मेटाबॉलिज्म यानी कि जो उपापचय है। ठीक है, उपापचय। नेक्स्ट है आपका सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पर डाइजेशन, पाचन। ठीक है, रेस्पायरेशन जिसको क्या बोलते हो, श्वसन। ठीक है, ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट। ठीक है, तो श्वसन जो भी है वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मॉड्यूला ऑब्लंगेटा के द्वारा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है ये वाला, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जो आहार नाल का कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन जो होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है, मॉड्यूला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है आहार नाल के संकुचन और एक्सपेंशन को। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल भी आपको याद रखना है, मॉड्यूला ऑब्लंगेटा का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, हार्ट बीट भी पूछा जा चुका है। ठीक है, कि हार्ट बीट किसके द्वारा कंट्रोल होता है, ऑप्शन था आपका मॉड्यूला ऑब्लंगेटा, स्पाइनल कार्ड, तो स्पाइनल कार्ड नहीं करना है, हार्ट बीट किसके द्वारा कंट्रोल होता है, मॉड्यूला ऑब्लंगेटा के द्वारा कंट्रोल होता है। तो ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी ब्रेन के बारे में, क्या क्या चीजें डिस्कस करी हमने ब्रेन से रिलेटेड। पहला पॉइंट जो ब्रेन में देखा कि ब्रेन जो होता है उसका भार 1400 ग्राम होता है। ठीक है, किसका बना होता है, न्यूरॉन का बना होता है, इसीलिए ब्रेन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पर, जो ब्रेन है वो सबसे फैटेस्ट ऑर्गन बोला जाता है। क्यों, क्योंकि 60% फैट पाया जाता है कहाँ पर, ब्रेन में, इसीलिए इसको सबसे फैटेस्ट ऑर्गन बोला जाता है। अब ब्रेन में अगर ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन नहीं जाता है तो कुछ टाइम बाद ब्रेन क्या करता है, कार्य करना बंद कर देता है, डेड हो जाता है।
कार्य करना बंद कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन न्यूरॉन्स, मैंने क्या बोला कि न्यूरॉन से बना होता है। तो कितने न्यूरॉन्स, तो अप्रोक्सीमेटली लगभग 1 लाख प्लस न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है किसकी, कि जो ब्रेन है, ठीक है, क्या ये टोटली काम करता है? तो नहीं, ये पूरा का पूरा कार्य नहीं करता है, केवल 4% वर्क करता है। ब्रेन जो होता है ये न्यूरॉन का बना होता है। तो हमें क्या करना है, अब न्यूरॉन की भी डिटेल स्टडी करनी है। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। न्यूरॉन जो होता है हमारा, उसमें सेल बॉडी होती है, उसी में क्या होता है आपका केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, डेंड्रॉइड्स होते हैं, एक्सॉन्स होता है। ठीक है, जो केमिकल मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं। यानी कि आप एक तरीके से देखो तो 2 पार्ट होते हैं, एक व्हाइट पार्ट होता है और एक ग्रे पार्ट होता है न्यूरॉन में। तो जो ग्रे पार्ट होता है वो जितना ज्यादा होता है उसका आईक्यू लेवल भी उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि जो व्हाइट पार्ट है वो केवल मैसेज को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। ठीक है, मैसेज को ट्रांसफर करने का काम व्हाइट पार्ट कर रहा है, लेकिन जो मैसेज की शक्ति है, यानी कि जो सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, ये सब चीजें जो हो रही है कहाँ से हो रही है, ग्रे पार्ट से हो रही है। इसीलिए जो ग्रे पार्ट होता है, भूरा भाग होता है न्यूरॉन का, वो क्या होता है, आईक्यू लेवल बताता है। ठीक है, तो उसी से डिसाइड होता है कि किसी का आईक्यू लेवल क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो जाती है, न्यूरॉन हम पढ़ लेंगे और नेक्स्ट आता है कि ब्रेन के हमने तीनों पार्ट पढ़ लिया। उसके बाद देखेंगे कि जो ऑटोनोमस होता है कंट्रोल सिस्टम, पेरिफेरल पढ़ना नहीं है, पढ़ लिया कि ये क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलता है, मीन्स सीएनएस जो होता है उससे निकलता है। और सीएनएस ब्रेन और स्पाइनल हो गया, तो ब्रेन से कुछ निकलेंगी तंत्रिकाएं, कुछ स्पाइनल से निकलेंगी। तो जो ब्रेन से निकलेंगे उसको क्या बोला गया, क्रैनियल नर्व, और जो स्पाइनल से निकली उसको स्पाइनल नर्व बोल दिया गया। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो बेसिकली आपको ब्रेन के बारे में स्टडी करके रखनी है। इतना देखो, बायोलॉजी होता क्या है, बेसिकली एक ह्यूमन बॉडी को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, लाइफ साइंस है एक तरीके का, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, ब्रेन के बारे में, किडनी के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, बॉडी के जितने भी ऑर्गेन्स है उनके बारे में एक ह्यूमन बीइंग को अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि वो छोटी छोटी चीजों पर पैनिक ना कर सके। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में ये आपका कवर हो जाएगा। है ही क्या इसमें, अब बचा है क्या, लास्ट बचा है ऑटोनोमस का पार्ट और न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा केस स्टडी कर लेंगे, उसका पूरा फिगर बना के न्यूरॉन का, कि उसके पार्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम पढ़ लेंगे। और स्पाइनल कार्ड भी हमारा बच जाता है, जो कि रिफ्लेक्शन एक्शन पर वर्क करता है। ठीक है, वहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच।